सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कई चीज़ें हमें पता चलती हैं तो हम कहते हैं जी अब पता चला, लेकिन असल में वो कई साल पुरानी भी होती हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब का मामला, उनके ख़ानदान का, उनकी जायदादों का, उनके असासों का मामला भी कुछ इसी तरह का है। और आपने देखा काबिल मसूवी कई दिनों से मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया पर छाए हुए हैं। पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर से मामला शुरू हुआ, शरीफ ख़ानदान के बारे में शुरू हुआ। ये सारा किस्सा नैब से जुड़ता है। नैब ने जुर्माना भी अदा कर दिया, ब्रॉडशीट इनकी जो कंपनी थी काबिल मसूवी की उसको। लेकिन उसके बाद अब ये मौजूदा हुकूमत तक की मामला आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कमेटी भी बना दी है कि जिसमें देखा जाएगा ये 200 लोग जिनका शुरू में कहा गया था, जो फिर मुख्तलिफ जमातों में चले गए और जिसने कोई और जमात ज्वाइन कर ली किसी के कहने पर, तो उसके केस शायद ख़त्म कर दिए गए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वक्त आया कि फिर सारे ही केस ख़त्म कर दिए गए और ये नैब ने ये सारा मामला ही दबा दिया। ये ऐसा क्यों होता है? ये मामला दबते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं। असद खरल साहब कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ कर चुके हैं कि ख़ुद लंदन जाकर इन्होंने सब सुराग लगाए इन प्रॉपर्टीज़ के। अब आज देखिए कि किताब है डर्टी मनी एंड हाउ टू रिन्यू द फ्री मार्केट सिस्टम। ये असल में है कैपिटलिज्म एक्लीज हील, और ये किताब लिखी है रेमंड बेकर ने। और उन्होंने 15 साल पहले 2005 में ये किताब लिखते हुए इसमें इंकशाफात किए थे, प्रॉपर्टीज़ का बताया था, जिनके केसेस फिर हम देखते हैं आकर ये 2018 में चलते हैं, 2017 में दोबारा चलते हैं। और ये 1990 की दिहाई से मामला शुरू होता है, फिर कभी 2000 में दोबारा मीडिया में आता है, फिर दोबारा आकर 2017-18 में फिर ये पनामा लीक्स में सामने आता है, 16 में आता है। तो ये बार बार आते हैं, लेकिन हर दफ़ा मियां नवाज शरीफ या उनका ख़ानदान किसी ना किसी तरह कोई ना कोई रास्ता बनाकर बच निकलता है। यही बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कही जा सकती है। उनके ऊपर बड़े करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे और जरदारी साहब पर बड़े लगते रहे, लेकिन उसके बाद दिहाइयों के बाद कुछ साबित ना हो पाए। सरे महल का भी सुना हमने और बहुत सी चीज़ों का सुना। अब मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि ये जो किताब लिखी गई इसमें शरीफ ख़ानदान से इसको जोड़ा गया और बताया गया कि बरतानिया में और वर्जिन आइलैंड में इनकी 3 कंपनियां कायम है। 2005 की बात है, जिसका फिर आपने पनामा लीक्स में सुना, नेस्कॉर, नीलसन और शेमरॉक। अच्छा, इसमें फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी एक चैंडन जर्सी, और एक कंपनी जजायर चैनल आइलैंड में भी थी। रेमंड बेकर कहते हैं कि इनमें बाज़ कंपनियां मुबैना तौर पर लंदन के पार्क लेन में 4 बहुत ही शानदार फ्लैटों की खरीदारी में सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हुई। ये चारों फ्लैट्स मुख्तलिफ औकात में शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं। ये सारी कहानी रेमंड बेकर 2005 में बता चुका। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि इसी किताब में ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से 2 बार इक़्तिदार के दौरान 418 मिलियन का माली फ़ायदा उठाया, 48 करोड़ 80 लाख डॉलर का। अब ये आज ये रकम आप सोचिए कि कितनी बन जाएगी, ये कुछ शायद कुछ 70 अरब रुपए के करीब ये बनेगी। तो ये उस दौर की बात है। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। जनरल साहब, मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपसे हम इस हवाले से बात करें। अब ये मैंने जिस किताब का हवाला दिया, आज तो हम देख रहे हैं काबिल मसूवी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो रेमंड बेकर से लेकर काबिल मसूवी तक नवाज शरीफ की करप्शन की अगर दास्तान देखें तो कोई 30 साल पर मुहित है। अब ये वजह क्या है कि हर दफा मियां नवाज शरीफ साहब बच कैसे जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो तजिया करके मैं समझ सका हूं उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि बड़े वाज़े हैं, और मैं समझता हूं कि वो अगर ज़हन में रखे जाएं तो आपको सारा खेल समझ लग जाएगी। पहली बात यह है कि करप्शन उन्होंने की है जो कि नॉर्मस है, यानी अनइमेजिनेबल। दे हैव टन्स ऑफ मनी। तो उससे जब ये पैसा और इक़्तिदार भी इनके पास इकट्ठे दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी पॉलिटिकल क्लाउट मिल गया, तो फिर ये रियासत से ज्यादा मजबूत होते हैं और रियासत जो है वो इनके आगे बिल्कुल घुटने टेक देती है। वो कैसे? वो ये है कि ये फाइनेंशियली दे हैव द कैपेसिटी कि ये किसी भी अदारे को, किसी भी इंडिविजुअल को खरीद सकते हैं, लिहाजा आपका प्रोसेस वहीं आके तो नाकाम हो जाता है जहां
अभी तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात में ही कोई कमी निकल आएगी। कुछ आप देख लीजिए कि मसलन मेगा करप्शन केसेस जो हैं उनमें सवाए नवाज शरीफ के, जिसके लिए एक स्पेशल जीआईटी बनी थी, अगर जीआईटी ना होती तो नैब के थ्रू ये भी अब तक फारिग होकर बच के निकल गया होता। लेकिन बाकी तमाम केसेस को 10 साल से पड़ा हुआ राजा परवेज अशरफ का या उसका यूसुफ गिलानी, फिर आप देख लें डॉक्टर आसिम का, शर्जील मेमन हो, ये जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं और पैसा बहुत है, तो इनको कोई हाथ नहीं लगाता। वो आप देख लीजिए कि जमानत हुई और उसके बाद वो हमारे जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे मस्ता इस्माइल, वो भी खामोश। कोई, मैं आपको मतलब बताता हूँ कि ये अदारे जो हैं ये इनके ज़रख़रीद गुलाम हैं, अदालतें हों, ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हों। तो पहला इशू तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बाहर पब्लिक को इतना कुछ खिलाया। आप एक सलीम साफी की वीडियो देखें जिसमें कहता है कि जनाब नून लीग ने जितना मीडिया में पैसा लगाया किसी ने कभी लगाया तो हुकूमत का ही होगा, लेकिन बहरहाल वो दिन लोगों को जब याद आते हैं तो दिल तड़पता है कि यार ये लोग वापस आ जाएं ताकि हमारा खाना पीना जो है वो जारी रहे। तो वो तबका भी एक मौजूद है जो कि अभी जैसे ब्रॉडशीट वाला ये किस्सा सामने आया, तो उसमें जो मियां साहब का केस था सामने आया कि जनाब वो अंजुम डार गया पैसे दे के तो केस को खत्म कराने के लिए। आप देखिए कि मीडिया उस पर फोकस नहीं कर रहा, उसको तहकीक करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो अंसार अब्बासी जैसे बड़े मोहतरम लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये नैब का पता करना चाहिए, नैब ने क्या किया, नैब ने कैसा एग्रीमेंट किया, नैब ने ये। ओ भाई, जो दूसरा किस्सा है वो भी तो तेरा काम है, वो भी उस पर भी बात करो, वो नहीं करेंगे। तो एक तो ये मीडिया में मसला आ गया। फिर ये है कि लीडर्स का आज इतना फुकदान है कि जो पॉलिटिकली इन लोगों के ताबे होके बैठे हुए हैं बावजूद इनके झूठ के। आप सोचिए, मैं दो चीजें कहता हूँ, मैं सिर्फ दो पॉइंट आपको दूंगा जिससे आप देखिए कि इखलाकी एतबार से इनके फॉलोअर्स जो कितनी गिरावट का शिकार। दुनिया में कहीं भी अगर किसी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट की होती तो वो जालसाज कहलाता ऐसे, और उसकी पार्टी लोग उसका मुंह न देखना चाहते क्योंकि सबके मुंह काले हो जाते। और फिर वो साहब और उनकी बरखुरदारी ये सारे मिलके कहें कि हमारे पास लोगों की गंदी वीडियोस हैं, इससे गिरी हुई इखलाक की बात और क्या हो सकती है। और फिर ये ब्लैकमेल करना, तो ये चीजें अगर किसी भी शख्स के जो अपने आप को लीडर कहे उसके साथ हो तो दुनिया तो उससे 100 कोस दूर भागे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि फिदा होते जाते हैं। वो सारा मफादात का खेल है, इन्फ्लुएंस का खेल है, पैसे का खेल। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ये रियासत से मजबूत है। रियासत इनको नहीं हैंडल कर सकती जब तक के निजाम यही है। इमरान खान ने एहतसाब की कोशिश की, लेकिन इन अदारों में जो पिछले 10 साल में उन्होंने जफर जादी और पता नहीं क्या क्या बिठाया हुआ है उसको निकालने की कोशिश ही नहीं उसने। वो सोच रहा है कि इन्हीं अदारों से जो कुछ वो रख के गए हैं उससे उसको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे इसलिए कि वो करप्शन के खिलाफ है। ये तो होगा नहीं ना, कभी भी नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि शवाहिद और उसका चर्चा, नारे, बड़ा शोर मचेगा, उससे रेट बढ़ जाता है जब एक इंडिविजुअल को इतना खौफ आ जाता है कि भाई मेरे तो सबूत इसके पास बड़े हैं, तो वो ज्यादा रकम देने के लिए तैयार होता है। और फिर आप देखिए कि अचानक उसकी जमानत हो गई। आज चीमा देख लें, ख्वाजा साद रफीक देख लें, वो क्या उसका नाम है, फवाद हसन फवाद देख लें, उन लोगों को जेलों में बिठाया। अच्छा, अब अगर ये बेगुनाह थे और इनको छोड़ दिया गया है और फिर 2-2 साल या साल 1.5 साल जेलों में भी रखा है, तो अगर ये वाकई बेगुनाह होते, इन्होंने नैब के खिलाफ मुकदमे किए होने तो सुप्रीम कोर्ट में कि जी पूछे इनसे कि हम बेगुनाह थे, किस गुनाह में इन्होंने हमें सजाएं दी रखी, अंदर बंद रखा। लेकिन वो उनको पता है कि ये सारा मिली भगत में काम हुआ है, लिहाजा वो कभी भी अपने रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस के लिए वो नहीं जाएंगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट, क्योंकि उनको पता है कि ये चैप्टर खोलना जो है ये हमारे लिए भी मसला बन सकता है। सो ये एक एग्रीमेंट के तहत। अच्छा, जनरल साहब, ब्रॉडशीट के मालिक कावे मूसवी गुज़श्ता चंद रोज से पाकिस्तानी मीडिया पर छाए हुए हैं और वो इल्ज़ामात का जो सिलसिला लगा रहा है वो जनरल मुशर्रफ दौर से लेकर मौजूदा हुकूमत तक आ रहा है। वो मुसलसल इंकशाफ कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी सियासत और हुकूमतों की करप्शन जो है उस हवाले से मुशाहिदा भी कर चुके हैं। और इन इल्ज़ामात के बारे में अब आपका क्या तजिया, आप क्या कहते हैं इस पर? मैंने जो साहब उस वक्त चेयरमैन थे, मैंने उनसे बात की, पूछा, उन्होंने कहा जी ये ठीक कह रहा है। अब बात यह है कि उस वक्त एक जरूरत थी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। जब ये मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो हमने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। हमने मुराद ये कि ये हमारे जो ऑफिसर्स थे
कि लोग कौन हैं, किसने करप्शन की है, किसने पैसा खाया क्या है। तो उसमें उस जमाने में ज्यादा चर्चा बैंकों का था, क्योंकि बैंक थे सारे सरकारी, उसको नेशनलाइज बैंक थे, प्राइवेटाइज नहीं हुए। तो बैंकों ने, स्टेट बैंक ने लंबी लिस्टें दे दी कि जी ये 50 करोड़ खा गया, ये 300 करोड़ खा गया, और मोस्टली पॉलिटिशियन या कुछ और सिविलियन लोग वगैरह। और दूसरा हमें एफबीआर ने दी कि ये टैक्स जो है उसकी या तो टैक्स दिए नहीं हुए, या ये कि टैक्स डिमांड है लेकिन इंडिविजुअल दे नहीं रहा, या टैक्स जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं इंडिविजुअल की, जबकि बाहर पता है कि उसकी इनकम बड़ी है। सो बहुत सारे केसेस वहां से आ गए। कुछ वैसे लोकली लोगों ने कंप्लेंट्स वगैरह सबमिट कराई। तो उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर तो जो कुछ चेक कर सकते थे वो स्टेट बैंक ने मदद की, एफबीआर ने, और हमारे पास उस वक्त कोई डेडिकेटेड स्टाफ नहीं था, कोई अपनी इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। एक एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई और कोई स्टेट बैंक से एक एक्सपर्ट मंगवा लिया, कोई अस्करी बैंक से मंगवा लिया, कोई इनसे एफबीआर से बंदा पकड़ लिया। ये ऐसे ही हौच पौच दुनिया इधर उधर से इकट्ठी करके तो कुछ काम चलाने की कोशिश की गई। नतीजा ये कि मुल्क के अंदर तो कुछ पता चला, लेकिन बाहर का कोई ना एक्सपर्टीज थी, ना ताल्लुक था, ना ही हमारे पास कोई ऐसा सोर्स था जिससे कि कुछ इंफॉर्मेशन देते। तो उसकी बुनियाद पे गालिबन उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि बाहर किसी ऐसी एजेंसी को हायर कर लिया जाए जो बाहर से हमें दे, क्योंकि पैसा तो लोगों ने बाहर रखा हुआ है, पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान में तो सिर्फ केसेस हैं। जी जनरल साहब, अपने क्याम के फौरी बाद इनके शुरू के जो साल थे उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जब उसके चेयरमैन जनरल अमजद थे, लेकिन उसके बाद तो ऐसे लगता है जैसे चिरागों में रोशनी आ रही है। इनके नैब की परफॉर्मेंस उसके बाद नीचे ही आई है, दोबारा उस तरह से रिवाइव नहीं हो सकी। क्या इसकी क्या वजह है? देखिए बात ये है कि हर मार्शल का मसला यही रहा है कि वो जब भी आके कुछ करना चाहते हैं तो या तो मसलतें उनकी कि उन्होंने हुक्मरानी करनी है, तूल देना है, वो उस चक्कर में लग जाते हैं, जमहूरियत बनानी है, क्योंकि बाहर से प्रेशर्स हैं। तो फिर वो पॉलिटिशियन जो करप्ट होते हैं वो सबसे पहले अपने आप को ऑफर करते हैं, जमातें बनाने में आपको आसानी हो जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आपको वो मामला रोकने पड़ते हैं। दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है ये सारी अनडॉक्यूमेंटेड, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड और ब्लैक इकोनॉमी है। जब पकड़ दकड़ होती है तो वो फंक्शन करना बाहर छोड़ देती है, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि हमें पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा। नतीजा ये कि उसकी वजह से बाहर कारोबार जिंदगी रुकता है और लोग भूखे मरने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त भी यही हुआ। रज़ाक दाऊद थे उस वक्त एडवाइजर से, साथ या कह लीजिए कि ही वाज आल्सो वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो जब ये प्रेजेंटेशन हुई पहली या दूसरी जो हमें जब किसी पे हुई, तो रज़ाक दाऊद साहब ने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा जी कि बाहर कारोबार जिंदगी रुक गया है क्योंकि लोग आपने अरेस्ट कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं, तो इनको छोड़ें, ये पैसा कमाएंगे तो आपको पैसे देंगे, यानी पैसा कमा ले तो बैंकों के कर्जे वर्जे अदा होने के चांसेस हैं, वरना तो ये पैसा नहीं देंगे आप, ये तो बंद हो गए। तो बाहर बिल्कुल एकदम जमूद आ गया और चीजें रुक गई। तो इसको इस पे सोच विचार करके हाशवानी साहब अंदर थे और कई उन सबको बाहर निकाल दिया गया और फिर दोबारा वो एबीसी से जनरल साहब, जो अब ये जो अरबों रुपया ब्रॉडशीट को दिया गया है, ये खून पसीने की कमाई है इस मुल्क के अवाम की, टैक्स पेयर की। हमारे लिए तो एक एक रुपया कीमती, यहाँ अरबों रुपया दे दिया गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो हमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इतनी रकम अदा करनी पड़ी जुर्माने की सूरत में नैब को, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, होगा तो नैब ने ही एग्रीमेंट किया हुआ था, नैब ही टर्मिनेट कर सकता है और नैब ने लाजमन हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस पे किया होगा। और वो मुझे जहां तक लगता है ये या तो जनरल मुशर्रफ के आखिरी वक्तों में या जनरल या जरदारी साहब के, क्योंकि वो वक्त था जब यहाँ एनआरओ हुआ तो उसके बाद ये समझा गया कि अब इनको साथ लेके चलना बेकार है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं ये पता कि किसके पीरियड में हुआ, लेकिन यही दौर हो सकता है। और उसमें फिर चीज जो चेक करने वाली होगी, जो क्वेश्चनेबल होगी, वो ये है कि अगर ये इसमें 3-4 साल रहा या 5 साल रहा, तो फिर उस 5 साल में इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या वाकई इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी थी कि नैब उनके साथ चलता। ये एक इशू है जो कि मेरा ख्याल है किसी को करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसके बगैर इसके ऊपर राय देना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। जी अच्छा, अब जनरल साहब पीडीएम जो है उसकी भी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब 19 जनवरी को इस्लामाबाद उन्होंने ऐलान कर रखा है और पीडीएम अपने जलसों में फ़ौज पर भी जिस तरह हम देख रहे हैं तनकीद कर रही है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन की जो अपनी तनकीद के ज़रिए फ़ौज को जो इश्ताल दिलाने की कोशिश कर रही है। अब जो
चाय पानी की दावत पीडीएम को मिली है, क्या वो कबूल करेगी? जिस तरीके से DGI-SPR ने एक ऑन अ लाइटर नोट एक बात की थी एक सवाल के जवाब में। नहीं, ऐसे नहीं है। देखें उनके मकासद ये नहीं है। फौज को प्रेशराइज किया जा रहा है झूठे इल्जाम लगा लगा के, ताकि ये इमरान खान की गवर्नमेंट की छुट्टी कराएं किसी तरह। अब वो चीज हो नहीं सकती। एक गैर आईनी काम, आइन की बारदस्ती के नारे लगाने वाले गैर आईनी काम करवाना चाहते हैं। वरना तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपके पास ये शवाहिद हैं कि फौज ने या किसी ने इलेक्शन में उनकी मदद की या रिगिंग की है, तो वो शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में रख दें। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। इवन ये जो गवर्नमेंट है हमारी, ये पता नहीं खुदा जाने किस सोच की मालिक है। इनको खुद चाहिए था कि ये चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते और उनको कहते कि जनाब आप मेहरबानी करके एक जुडिशियल कमीशन बना दें और ये पीडीएम को कहें कि जनाब अपने शवाहिद लेके आ जाएं, क्योंकि सारा झगड़ा तो यहाँ से शुरू हुआ था। वैसे तो ये झगड़ा भी इनिशियली नहीं था कोई इतना शदीद। आपको याद होगा कि मौलाना ने जब सबको कहा था कि इस्तीफे दे दें, तो उस वक्त तो ये हलफ न ले, उस वक्त तो पार्लियामेंट भी नहीं बनी हुई। उस वक्त इस गवर्नमेंट की नालायकी का कोई जिक्र नहीं था, उस वक्त इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का कुछ नहीं था। ये सिलेक्टेड है इलेक्टेड है क्या, ये भी कहानी नहीं थी। मौलाना ने कहा जी सारे जाके तो हलफ कोई ना ले, लेकिन बाकी के लोग माने नहीं। तो इसका मतलब है कि मौलाना तो अपने स्टांस को शिफ्ट करते रहे, जैसे जैसे मौका बनता गया वो कहानी बनाते गए। लेकिन वो तो पहले दिन से इस खेल में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि वो बाहर रह गए थे। तो उनका तो बड़ा वाज़ेह आपके सामने है। बाकी जो है उन्होंने भी जैसे जैसे करप्शन के केस खुलते गए, उन्होंने भी अपने नैरेटिव बनाने शुरू कर दी। अब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपको सिर्फ यही इशू है, जो कि कौमी इशू नहीं है, कौम के मसले तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उस पर यह बात करते ही नहीं, लेकिन अगर यही इशू है कि जनाब इलेक्शन गलत था जिसकी वजह से ये हुकूमत बनी, तो हुकूमत को गिराने के और भी आपके पास आईनी तरीके हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना इलेक्शन वाला किस्सा भी ये सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। शवाहिद हो तो क्या है मुश्किल। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आज ये हुकूमत अक्लमंदी का काम करे कि जुडिशियल कमीशन बनवा दे। जी जनरल साहब, जो एलीट है, जो पीडीएम की सियासतदान है, जो पीडीएम के लीडर्स हैं, वो बार बार फौज को सियासी मामलात में घसीट रहे हैं। इसके बावजूद कि DGI-SPR ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मैं मतलब कि ये जो अपोजिशन जो बार बार सलामती के इदारों को सियासत में घसीट रही है, उनको टारगेट कर रही है, उनको बुरा भला कर रही है, इसका जमहूरियत को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा? देखिए, जमहूरियत से ज्यादा इसके मसाइल कुछ और हैं। जो ये नैरेटिव बोलते हैं, जो ये इल्जाम तराशियां करते हैं, वो 100% वही भारत से वापस चल रही और उसका बड़े लार्ज स्केल के ऊपर एक हो रहा है उसका चर्चा। अब चीज ये है कि ये तो बड़ा मतलब एक मुश्किल काम है कि हर किसी की सफाई एक इंडिविजुअल दे। जैसे इल्जाम लगा दिया जाए किसी पे, ये लगा देते हैं, मतलब झूठ इतना बोलते हैं, इतना इखलाकी गिरावट इनमें इतनी ज्यादा है कि इंसान हैरान रहता है। ये रोजाना एक इल्जाम लगा देते हैं कि जी फलां ने जजीरा खरीद लिया, फलां ने इतने पैसे, फलां एकड़ जमीन। नतीजा ये कि अवाम बेचारे वो किधर जाएं, वो तो उनको समझ नहीं लगती, वो अपनी फौज के खिलाफ हो जाते। वो कहते जी मियाँ साहब की करप्शन को क्या करें, पहले फौज बताए, खा गई सारा। अब ये जो चीज है ये भारत को सूट करती है। हमें तशवीश इस बात पे है कि अफवाज पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटी फौज होते हुए जब ये जंग लड़ते हैं, तो बुनियाद इनकी अपने अवाम की सपोर्ट है, जिसकी बुनियाद पे ये ताकत ड्रॉ करते हैं। अब अगर आप अपने अवाम की सपोर्ट उनसे अलग कर दें, तो दुश्मन के मामले में तो उसके मुकाबले में तो बड़े कमजोर हो गए। और फिर उसके साथ साथ ये है कि अफवाज पाकिस्तान में बददिली फैलती है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं झूठ सच इन लोगों पे, वो बेचारे अपने फिर क्या अपने रिश्तेदारों तक को जाके सफाइयां पेश करते फिरते हैं। तो ये बड़ा जुल्म इन्होंने किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ PMLN करती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। ये सारा जो इखलाकी गिरावट का शिकार हैं वो ये लोग हैं, इन्होंने ये सारे इल्जामात खड़े हैं। और मैं पहले समझता था कि शायद कोई सच्चाई हो, लेकिन जब इन्होंने मुझ पे लगाया तो मुझे फिर खटका, फिर मैंने दूसरों की भी तहकीक करनी शुरू की। और मैंने तो अपने मामले में मैंने FIU को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी ये इन्वेस्टिगेट करें, अगर किसी के पास सबूत है कि मैंने कुछ लिया है तो मेरे ऊपर मुकदमा बना के मुझे अदालत में फेंक दिया जाए, और अगर नहीं तो फिर जिन्होंने इल्जाम लगाए इनको बुलाएं। वो बुलाए गए तो माफिया मांगनी शुरू हो गए हाथ जोड़ के कि जी हमसे गलती हो गई। तो ये गलती नहीं है, ये तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है मुल्क को। और मैंने अपने बाद फिर सारे जब चेक किए तो सब झूठ। यानी इतने बड़ी रकमों के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए हुए हैं कि वो
यानी हैरान रह जाता है इंसान के भी वो कहाँ से आ गए रकम, उनको उनका तो उनके पास कभी कोई ऐसा चार्ज ही नहीं रहा जहां से पैसा आ सकता है। लेकिन ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि ये इस तरह की बातें कर करके इन्होंने अपनी करप्शन छिपाने के चक्कर में मुल्क की सलामती को मुकम्मल तौर पे दांव पे लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया। असद खरल साहब, मैं ये देख रहा था जिस तरह से हमने बात भी की थी, ये जो कैपिटलिज्म एक्लीज हील, ये जो किताब है और जिस तरह आपने भी अपनी किताब में भी इन चीज़ों के हवाले दिए, अब इसके चंद चीज़ें अगर हम देखें शरीफ ख़ानदान के हवाले से तो अजीब लगता है कि हम क्यों नहीं आज तक इस केस को ख़त्म कर सके। ये 30 सालों में ये क्यों बार बार ये चीज़ें आती हैं और बार बार मियां नवाज शरीफ साहब निकल जाते हैं। 1990 में 16 करोड़ डॉलर का गबन नज़र आता है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे में। 140 मिलियन यानी 14 करोड़ डॉलर पाकिस्तान स्टेट बैंक से गैर महफूज कर्जों से फ़ायदा उठाने में शरीफ ख़ानदान ने कमाल कर दिया। फिर नवाज शरीफ और उनके कारोबारी साथियों के ज़रिए इंतज़ाम मिलों के ज़रिए बरामद की जाने वाली चीनी पर सरकारी छूट से 6 करोड़ डॉलर वहाँ से इन्होंने हथिया लिए। कम से कम 5 करोड़ 80 लाख डॉलर अमेरिका और कनाडा से दरामदी गंदम की अदायगी में कमीशन लिया। गंदम में कमीशन। करल साहब, ये किताब के आगे बहुत कुछ है, तो ये सूख है ना, फिर जाकर इस किताब वाले को। चंद एक चीज़ें, और मैंने भी कई दफ़ा चैलेंज दिया है कि 99 के अंदर ये इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी मैंने लिखी हैं, और ये किताब पनामा केस के अंदर जो मेरी किताब राइव एंड साजिश है वो बतौर एविडेंस नईम बुखारी साहब जो इमरान खान साहब के वकील थी उन्होंने पेश की। अब मामला ये, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अंदर 62 पेजेस की मनी लॉन्ड्रिंग की इनकी पूरी डिटेल है। उसमें बताया गया कि जब ये शरीफ फैमिली यानी मियाँ शरीफ और इनके भाई जो 7 लोग थे जब पाकिस्तान आए, उस वक्त ये क्या थे, 25 पैसे से ये मजदूरी इन्होंने शुरू की, फिर भट्टी लगाई, फिर रेलवे के किस तरह सोना जो लोहा है वो चोरी किया, फिर 50 हज़ार की 2 हैंड रिटन एप्लीकेशन इन्होंने दी कि हमें कर्जा दिया जाए, फिर वो नाकाम हो गए। उसके बाद 1 यूनिट से 9 यूनिट कब बने, जब ये वज़ीर आला बने पंजाब के, फिर 9 से 14 कैसे बने जब वज़ीर आज़म पहली मरतबा बने, फिर 14 से 28 इंडस्ट्रियल यूनिट कैसे बने, फिर बैंकों को किस तरह लूटा गया, फिर टैक्स किस तरह चोरी किए गए, और जो वारदात जिस तरह भी आपने गंदम की बात की, ये तो SRO जारी करते थे, और लोहा अपना जब इनका इंपोर्ट हो जाता था तो वो 1500 जो % ड्यूटी होती थी 5% 500 हो जाती थी, 1500 से 500, और जो ही इनका वो क्लियर होता था फिर 1500 पे चली, यानी अपने कंपटीटर को इन्होंने उनको ख़त्म हो गया इनकी फैक्ट्रियां जो है। और 958 मिलियन जो ज़ियाउल हक ने इनको बाकायदा इनका जो कर्जा था वो भी माफ़ किया, वो गिफ्ट भी की फैक्ट्रियां, वो भी वापस किया। ये दास्तान इतनी तवील है कि हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी और उसके बाद भी इसको जारी रखना होगा। बाबर डोगर साहब से भी बात करेंगे कि जनाब ये 62 करोड़ डॉलर नजर आते हैं रावेन स्टेट की डेवलपमेंट पे, 100 अरब रुपया बनता है। ये सिर्फ एक कहानी है, ब्रेक के बाद और भी बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, ये 30 साल से हम कहानियां सुनते हैं। बाबर डोगर साहब, ये इतनी तवील है कि वाकई ये किताब ऐसी नहीं लिखनी पड़ी कि हमारे सियासतदानों ने किस तरह यहाँ पर पैसे बनाए, किस तरह कर्जे मुआफ़ करवाए, क्या कुछ यहाँ पर होता रहा, सियासत में आते किस तरह है, फिर जब सियासत में आ जाते हैं तो इतना इनके पास पैसा भी होता है, कारोबार भी होता है, इंडस्ट्री भी होती है, फिर सियासत भी होती है, तो पूरा एक माफिया बन जाता है। अब जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि 62 करोड़ डॉलर, ये तकरीबन 100 अरब रुपया बनता है, ये रावेन स्टेट डेवलपमेंट के नाम पर लग गया। अब ये किताब छप चुकी है। नवाज शरीफ ने BMW गाड़ियों की खरीदारी में करप्शन की, मरी में जायदादें इससे कहा जाता है मुबीना तौर पर खरीदी गई, पासपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली बनाए, वो इसहाक डार साहब इस चीज़ के भी मास्टर थे। फिर कोहिनूर एनर्जी मिल के नाम पर 45 करोड़ लूटे गए, बैंकों के 35 अरब रुपए के कर्जे मुआफ़ कराए गए। और सब ये तो कहानी की ख़त्म ही नहीं होती, पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। उसामा साहब, आप इन किताबों के पीछे पड़े हुए हैं, हम आपको 2 साल से कह के थक गए, आप हमारी बात पे तो यकीन ही नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, चलें ये किताबें तो जो भी हैं, जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने सामने होती है देखी हैं, उसको मैं कैसे निगलेक्ट कर दूँ। मेरा मतलब है कि 8 क्लब रोड से पिछले 10 साल खाना पक के इनके घरों में जाता रहा। मैंने इनके घरों का टॉयलेट पेपर तक जो था वो सरकारी खाते में था। इनके घर के मुलाजिम 350 मुलाजिम, घर इनके प्राइवेट मुलाजिम इनके घरों पे काम करते थे, तनख्वाह वो सरकार से लेते थे, उनकी गाड़ियाँ सरकारी थी। क्या बल थी, क्या ये आसिफ कुरबानी, क्या परवेज रशीद, और एक लंबी लिस्ट है उन मुलाजमीन की जो घरों में कुक हैं, शेफ़ हैं, चौकीदार हैं, गार्ड हैं।
माली हैं वो सारे सैलरी तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट से ले रहे थे। आज भी जाती उम्र इतनी बड़ी स्टेट है तो उसके जो जितने भी मुलाजमीन थे वो आज भी उनमें से कई बेतहाशा जो अभी तक वो तनख्वाह सरकार से ले रहे होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इनकी वालदा को जो दबाती थी औरत, वो तो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से सैलरी लेती रही है। सर मेरा मतलब है कि इनकी गाड़ियों का पेट्रोल, इनके मुलाजमों की तनख्वाहें, इनके घरों की मेंटेनेंस, इनकी बेगमात के खर्चे, इनके घर के खाने के खर्चे, सारा कुछ उस्मान उसामा साहब सरकार से जाता था, सारा कुछ। और उसके बाद नवाशी या शबाशी ये कहे मैं तो जनाब तनख्वाह भी नहीं लेता अपनी। तो मेरा मतलब है ये तो कौम के मुंह पे थप्पड़ है कि जनाब आप करोड़ों रुपया तो आपके घरों की मेंटेनेंस पे, आपके खाने पे, आपके कपड़ों पे, सारा कुछ तो कौम पे कर रही है और आप कहें जी कि मैं तनख्वाह ही नहीं लेता। सर अभी ये कावे मौसवी जो है जी, वैसे उनका बयान चल रहा है पैसे वापस नहीं सर, मेरी बात तो सुन लें। मरियम औरंगजेब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और मैं हैरान हूँ कि कितनी डिटाई के साथ ये डिफेंड कर रहे होते हैं इतनी बड़ी करप्शन को। भाई वो ये कह रही थी कि जी बताया जाए कि ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की गई और जनाब ये जो 6 अरब रुपया पे किया गया, ये क्यों किया गया। मरियम औरंगजेब साहबन ना तो आप इतनी भोली हैं ना कोई कौम इतनी भोली है। 2000 में मुशर्रफ ने कावे मौसवी को ब्रॉडशीट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन होगा। उन्होंने एवन फील्ड समेत बेतहाशा इनकी और जो बायर कंपनी है और जो बायर इन्वेस्टमेंट्स हैं या बायर अकाउंट्स हैं वो डिटेक्ट किए। 2002 में नवाज शरीफ की डील हो जाती है उसके साथ, मुशर्रफ के साथ। जब मुशर्रफ के साथ नवाज शरीफ की डील हो गई, नवाज शरीफ साहब यहाँ से बाहर जदा चले गए। अब मुशर्रफ को उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। जाहिर बात है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट को यूज़ किया शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, जिनके पास बहुत ज़्यादा एविडेंस भी था और इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब आगे आ जाएँ जी, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब कावे मौसवी जो है उसने जो इंटरव्यू दिया उसने कहा जी मेरे पास $1 बिलियन एक पर्सनल अकाउंट है जी। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई कि ये जो अकाउंट है ये जद्दे से ट्रांसफ़र हुआ लंदन जी, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ ऑफ कोर्स ये उस वक्त ट्रांसफ़र हुआ जब नवाज शरीफ जद्दे से लंदन गए तो इन्होंने वहाँ से एक अकाउंट भी ट्रांसफर हो गया $1 अरब का, $1 अरब का सर, $1 अरब का 60 अरब रुपया जो लंदन से, जो जद्दे से लंदन ट्रांसफर हुआ। अब ये 2006-07 की बात होनी है जब ये जद्दे से लंदन गए। आगे सुन लें। अब 2012 में ब्रॉडशीट जो है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इनके बारे में एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। जब इनको पता चल रहा है कि वो लगा हुआ है, ये उसको ऑफ़र करवाते हैं कि भाई तू हमसे $25 मिलियन ले, हमारी जान छोड़ दे, हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर और ये जो 4 सारे तेबा सबूत है ये हमें वापस कर दे। जिस पे वो नहीं मानता। यहाँ हो सकता है कि पैसों पे नहीं डील हो सकी या क्या नहीं हो सका। अगर वो कहते हैं कि जी हम ये चाह रहे थे कि ठीक है इस पर आर्बिट्रेशन हो, कोर्ट इन्वॉल्व हो, उसके बाद हम ये वकला के थ्रू आए जो आए, कल को ये ना पकड़े जाएँ। अब ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एक चीज़ तो अब क्लियर हो गई कि ब्रॉडशीट का जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जो $1 अरब की बात हुई है कि वो शरीफ फैमिली का है। $1 अरब शरीफ फैमिली का है जो कि जद्दे से ट्रांसफर हुआ। वो कह रहे हैं जी मैं जो रकम ली है ये अभी नैब से वो वापस करने को तैयार हूं अगर हमारे साथ चले। लेकिन वो देखें वो कावे मौसवी ये कह रहा है, कावे मौसवी ये कह रहा है, वो एक कारोबार करता है। वो ये कह रहा है कि जनाब मैंने शहजाद अकबर से कहा कि आप ये रकम वापस ले लें, ये जो आपने मुझे दी है ये रकम वापस ले लें, आप मेरे से नया एग्रीमेंट करें, मैं आपको $1 बिलियन के सारे एविडेंसेस देता हूँ, सारा रिकॉर्ड देता हूँ। अब उसको पता है कि अगर $1 अरब के मिलते हैं तो मुझे 20 करोड़ तो मुझे सीधा मिलेगा जी। तो वो $20 करोड़ पे नज़र रख के बैठा हुआ है। लेकिन बाल उसमें से $80 करोड़ पाकिस्तान को भी तो मिलेगा ना जी। ये देखें सर, वो लेकिन कह रहे हैं मगर सामा साहब अब मुझे हैरानगी है कि ये जो लोग बड़े डिटाई से उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जनाब वो एग्रीमेंट कब तोड़ा गया, ये गवर्नमेंट ये बताए वो बताए। अच्छा मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल, बड़ा सादा सा सवाल है, करप्शन किसको कहते हैं? शरीफ खानदान या हमारे सियासतदानों के नज़दीक करप्शन क्या, यानी डायरेक्ट स्टेट बैंक से कौमी खजाने से कोई $2-4 अरब सीधा उसको कह के कहा जाए कि जनाब ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इसको करप्शन कहते हैं? या ये जो सब कुछ किया गया है, यानी जो आपने सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया अपने जाती इस्तेमाल और करप्ट प्रैक्टिस यही होती है कि अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हो, आपने अपने माली मफादात लेने, हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचाना, टैक्स के मद में और दीगर ड्यूटीज़ की मद में और SRO जारी करना
और फिर उसके बाद बैंकों के कर्जे माफ करवा लेना, ऑफशोर कंपनियों के जरिए पैसा बगैर बाहर टैक्स दिए भेजना। हुए ये पैसा सारा बाहर। अब मामला ना यह है कि declared उसामा साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा को मेरा ख्याल जुमा 8 दिन हुए हैं शायद सियासत में, उनको ये नहीं पता, वो ये भूल गई और ये पूछे नवाज शरीफ साहब से, और मरियम साहिबा को शायद पता होगा या नहीं होगा, कि जब बेनज़ीर और आसफ जरदारी साहब के खिलाफ केस बनाए थे नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त एहतसाब सेल के सरबराह होते थे सेंटर सैफुर रहमान साहब। जी जी, ये वो बात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू असगर खान केस के अंदर एक सो मोटो हुआ था। मेरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर पे 14 मार्च 2012 को अच्छा, मैंने वहां पे बताई थी बात कि वहां पे करते क्या थे कि ये स्विस एजेंट्स इन्होंने डिटेक्टर प्राइवेट रखे हुए थे, उनके जरिए आसफ जरदारी और बेनज़ीर का डाटा मंगवाया गया, जिस तरह ब्रॉडशीट की ये बात कर रहे हैं। उससे बाकायदा आईबी के सीक्रेट फंड से उस वक्त सैफुर रहमान फोन किया करते थे डीजीआईबी को, और डीजीआईबी जो है उस वक्त कर्नल इकबाल नियाजी थे गालबन, जो पीएसबी रहे थे नवाज शरीफ साहब के। वो ये कहते थे कि इतने पैसे, और फरीद जून जो डायरेक्टर थे बजट अकाउंट के उस वक्त, वो पैसे कैश में, जिसमें 30 लाख रुपया नज़ीर नाजी को भी दिया था, उसने कहा जी मैंने घर बनाना है और मुझे 30 लाख, जब वो तकरीरें लिख रहा था फौज के खिलाफ। मामला ये है कि उस वक्त वो बाकायदा जो बंदे आईबी के ले जाते थे डॉलर को कन्वर्ट कराने के लिए, उनको डॉलर में जो कोई पेमेंट करनी होती थी स्विस एजेंट्स को, तो वो कहते थे उस वक्त हमें अच्छे खासे पैसे रोज बच जाते थे। यानी सैफुर रहमान पीएम हाउस से आईबी के सीक्रेट फंड से पैसा बाहर, और उस वक्त लंदन में वो वली के क्या नाम था उनका, वो वहां पे थे अंडर कवर आईबी के, उनको दिए गए पैसे कि आप जो इधर आईबी से वो उधर चले गए और वहां से आगे ये पेमेंट्स होती थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं होता, पूरी दुनिया में प्राइवेट डिटेक्टर जो है करप्शन के खिलाफ उनकी खिदमत ली जाती है। साहब के दौर में अब जो मुझे ये बताएं साहब मोहतरमा के खिलाफ केसेस बने, अगर वो 20 करोड़ डॉलर लेके उस पर शर्मिंदा है, अगर 20 करोड़ डॉलर लेकर 80 करोड़ डॉलर आपको अगर एक फर्म दे रही तो उसमें आपका नुकसान क्या है? उसमें कोई नुकसान है? मुझे मियां साहब तो सीधी बात करते हैं कि मैंने जो भी पैसा कमाया, ये नैब कौन होता मुझे पूछने वाला। 80 की दहाई से लेकर जो लिफाफा जर्नलिज्म के बानी नवाज शरीफ साहब को, इसलिए मैं कहता हूं कि जब ये वजीर आला बने और जो किताब मैंने पेश की सुप्रीम कोर्ट में पनामा में, उसमें उन साफियों के बाकायदा चेक नंबर, अमाउंट्स और नाम भी लिखे हुए हैं जिनको इन्होंने ये सरकारी रिश्वत पे लगाया, जिनको लिफाफे देने का इन्होंने आगाज किया, और इनके लिए बड़े बड़े सप्लीमेंट और इनके लिए बड़े प्रमोशनल इंटरव्यू और खबरें बना बना के वो चलाते थे। उनको ना सिर्फ उन्होंने लिफाफे दिए बल्कि इन्होंने प्लाट्स भी दिए, बड़ी तवील और वो सिलसिला शुरू हुआ कि 80 से लेकर 2018 तक जारी रहा। अभी जाती उमरा की आप बात कर रहे हैं, जाती उमरा को एक मिसाली बस्ती जो है वो बनाया गया, वहां पे अनट्रिप्टेड जो है बिजली की लाइनें बिछाई गई, वहां पे अनट्रिप्टेड गैस जो है उसकी लाइनें बिछाई गई, वहां पे कारपेट रोड का एक जाल बिछाया गया, और 80 के दहाई से लेकर 2018 तक ये सिलसिला जारी रहा। 38 करोड़ की तो सिर्फ जो उनकी बाउंड्री वाल है वो बनी, वहां पे 28 कनाल 19 मरले अवैक्यू की जगह पे कब्जा करके पुलिस लाइन काम कर देगी, रातों रात इमारतें खड़ी कर दी गई, जो सड़कें बनाई, वहां पे 400-500 के पीएचए के मुलाजम, वहां पे लेस्को के मुलाजम, वहां पे सुई गैस के, इरिगेशन के, कौन सा डिपार्टमेंट अब फाकी और सूबाई नहीं था जिसके वहां पे सैकड़ों मुलाजमीन जो इनके काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। मुझे बताएं कि क्या होता है, कानूनी बिल इनके सरकार देती थी, टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल। सर ये पहली बात तो शहबाज साहब का, तो मैं जिस तरह पीएचए और ये सारा पहली बात तो ये है कि ये जो अदारे हैं ये बड़े कमजोर हैं। ये वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए पाकिस्तान में जो अदारे हैं उनकी उस तरह से तरबियत नहीं है, उनके पास उस तरह की टेक्निक्स नहीं है कि जो इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट कर सकें। दूसरी जानिब ये पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील जो हैं उनको खड़ा कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इनके साथ मिली हुई है, लोगों को ख़रीदना ये जानते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ इतना बता दें बाबर साहब, ब्रेक हो जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज है 19 जनवरी को कि इनके खिलाफ जुर्म साबित करना मुश्किल हो जाता है, गवाह ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल, और जो पॉलिटिकल क्लाउट है जो, यानी अब देखिए 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, कभी नैब के सामने एहतजाज होगा, ये भी तो एक ताकत है। इदारों पर दबाव आता है। सारी नून लीग जो है, अब मुझे एक बात बताएं, उसके जो तर्जुमान है जो भी हैं सारे, वो नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने के लिए उनके पास क्या एक ही असाइनमेंट है कि आपने अच्छा चले, अब हुकूमत में भी सब कुछ अच्छा नहीं है, बहुत सी गड़बड़ हो रही है, नदीम अफजल चांद साहब ने इस्तीफा दिया, अब कहा जा रहा है उनको बनाने की कोशिशें हो रही हैं, ये क्या बन रहा है? ब्रेक के बाद बताएंगे।
अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर आज़म के तर्जमान और मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये कहानी शुरू इस तरह से होती है कि काबीना इजलास के दौरान इमरान खान साहब बड़े नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि जिसने इख्तलाफ करना है, जब एक बात तय हो जाए काबीना में, तो उसके बाद अगर उससे उस पॉलिसी से इख्तलाफ करना है तो पहले इस्तीफ़ा दे और फिर इख्तलाफ करे। और फिर ये हुआ कि नदीम अफजल चंद साहब का इस्तीफ़ा आ गया। अच्छा, अब सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से नहीं बात हो रही थी, और भी लोग हैं जिनसे इमरान खान साहब खुश नहीं थे। मगर इसका बैकग्राउंड ये कहा जाता है कि हुआ ये कि जब ये हज़ारा वाला मामला सारा सामने आया है, सानिया मच वाला, तो उसमें फिर नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब, चूँकि कुछ उनका प्लान था कि कुछ देर बाद जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मज़दूरों की बेयार व मददगार लाशों मैं शर्मिंदा हूँ। उस पर फिर हुआ ये कि शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर दिया कि जी ये आसान है अवामी बयानियाँ लेकर चलना और अपने लीडर का दिफा करना मुश्किल है। फिर आगे से नदीम अफजल चंद साहब ने जवाब भी दिया। ये अब सब ट्विटर पे हो रही है कि जंग छिड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जी अब तो बयानिया मकबूल है, गालियाँ देना सियासतदानों को ना मैंने पहले ही दिन अब दूंगा। उसके बाद ये सारा कुछ काबीना में शुरू हो जाता है। असद खरल साहब, अब ये सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब नहीं थे जिनसे कोई इमरान खान साहब नाराज़ नजर आते हैं। श्री मज़ारी साहिबा ने भी इस हवाले से खदशात का इज़हार किया था कि इमरान खान साहब देर क्यों कर रहे हैं जाने में। तो बहरहाल ये डिसाइड हुआ था काबीना लेवल पर कि इमरान खान साहब एक ख़ास वक्त पर जाएंगे, फिर वो गए भी। अब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के बारे में भी कहा जाता है चीनी बहरान, गंदम बहरान, कभी कुछ, उनसे भी खुश नहीं है। उमर अयूब साहब से भी वो खुश नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहते हैं कि जी वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ ही बरस पड़ते हैं, अपने लोगों के खिलाफ ही बरस पड़ते हैं, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन साथ ही इस नाराज़गी के साथ एक और कहानी है कि नदीम अफजल चंद साहब को अब मनाने की कोशिश हो रही है कि आप इस्तीफ़ा वापस ले लें, आप इस्तीफ़ा वापस ले लें, तो अब वो मान नहीं रहे। ये क्या चक्कर है? मामला यह उसामा साहब, आपको शायद याद होगा, इससे पहले भी नदीम अफजल चंद साहब ने नाराज़गी का इजहार किया था, शायद नाराज़ भी हो गए थे और इस्तीफ़ा भी दिया था। अफवाहें चली थी कि वो चले गए हैं कनाडा और कुछ देर के लिए वो अलहदा हुए थे, ओहदे से काम छोड़ दिया था। जी जी। मामला यह है कि नदीम अफजल चंद साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया ना, वो बड़ा मुखसर सा उन्होंने दिया। उसका जो मतन जो उन्होंने तहरीर किया, उनका कि आपने अपने साथ इमरान खान साहब को एड्रेस करके जो लिखा, काम करने का मौका दिया जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। इस्तीफ़े के मतन में उन्होंने ये कहा कि मुआविन ख़ुसूसी और तर्जमान के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, आपके एतमाद और ज़िम्मेदारियाँ देने पर आपका शुक्रगुज़ार। अब ये जो रिज़ाइन किया पीएम ऑफिस ने, पीएम के पास ये सबमिट भी कर दिया। अब 2-3 दिन पहले जो कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब ने, जिस तरह आपने बताया, कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अगर तनकीद करनी है हुकूमती पॉलिसियों पर या हुकूमत की पॉलिसियों को आगे यानी प्रमोट नहीं करना जी, तो वो बेहतर है कि फिर वो जो नंबर टांकने वाले लोग हैं वो इस्तीफ़ा दें। अब मामला ये है कि 4 लोगों की तरफ, जिस तरह आपने बताया, इशारा था उनका। एक श्री मज़ारी साहबा ने जो इख्तलाफ किया था व्हाट्सएप ग्रुप में उनके जो ना जाने के ऊपर। दूसरा फवाद चौधरी साहब के वाले से जो व्हाट्सएप ग्रुप में और अक्सर बयानात भी देते रहते हैं पंजाब हुकूमत की, जिसकी हमेशा तारीफ़ करते हैं वज़ीर आज़म साहब, लेकिन वो तनकीद करते हैं, उसको हदफ़े तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसके बाद उमर अयूब साहब जो है, उनके वाले से भी मामला आया। तो अब ये 3 लोग तो वो थे, उनकी जानब से तो कोई इस तरह की मूव नहीं की गई। नदीम अफजल चंद साहब ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब का जो एक आंखें बंद करके, या जो वो कहें कि इसको सही को या गलत को, जो वो कहते हैं कि जो मैं कहूँ वो आप कहें, वो कहते हैं मैं गलत को गलत कहूँगा और सही को सही कहूँगा। गलत को सही मैं नहीं। और शहबाज गिल साहब ने उनके जो ट्वीट के आगे से जवाबी ट्वीट भी दिया। ये जो चीज है ना, ये एक बड़ा क्लियर लाइन है कि वो लोग जिन्होंने जाके अवाम के से वोट लेने हैं, वो लोग जिन्होंने इलेक्ट होके आना है, उनमें, और वो लोग जो पैराशूटर हैं पीटीआई के अंदर, जिनको नवाजा गया है, जिनको ख़ास तौर पे जिन्होंने जाके वोट नहीं मांगने और उनको ओहदे दे दिए गए हैं, इन दोनों के बयानिए में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इशू ये है कि नदीम अफजल चंद ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, उसने लोगों को मुंह दिखाना है, उसने वोट लेने हैं, उसने वो ये नहीं कर सकता कि हर चीज़ पे प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करे। उसको कहीं ना कहीं आगे प्राइम मिनिस्टर को अपोज भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इख्तलाफ भी होगा। जिस तरह से कराची में आपको ये चीज़ नजर आ रही है। अब अगर आप ये कहें कि शहबाज गिल के वो स्टेटस पे आ जाए तो किसी सूरत नहीं आ सकता। कोई इलेक्टेड पीटीआई का एमपीए, एमएनए, सेनेटर
शहबाज गिल के लेवल पे नहीं आ सकता। शहबाज गिल ने लोगों से वोट नहीं लेने, उसका मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को खुश रखना है, चाहे उसकी कोई भी कोस्ट हो। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो भी इसी तरह ही, हालांकि उनका बैकग्राउंड लोग हैं, जबकि वो इस पॉलिसी में साथ चले, उन्होंने जाकर ज़ारा के लोगों से मुलाकात भी की, उन्होंने कहा कि वो आएंगे, अभी आने का क्या फायदा हो जाएगा, वो बात भी सारी कंट्रोवर्सी में चली गई। तो ये बात आपकी शायद इस लिहाज से ठीक लगती है कि नदीम अफजल चंद साहब अपनी जगह खड़े हैं, और अभी सेनेटर के हवाले से भी जो खबरें आ रही थी, उनको शायद ऑफर थी जो सेनेटर बनने के लिए, तो उनका मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने को तरजीह दूंगा, क्योंकि वो आवाम से जो कोई भी पॉलिटिकल जो बंदा है, जो अवामी बंदा है, वो पिछले दिनों ये सारा गुस्सा वो ऑडियो जो लीक हुई थी, या उमर अयूब साहब से भी नाराजगी का इजहार किया गया, ये जो सारा एकदम ब्रेकडाउन हुआ, या उन्होंने तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी इस्लाहात का क्या बना, जो अदालती इस्लाहात होनी थी वजारत कानून से, उस पर पूछा गया। फिर इशरत हुसैन साहब ने उसमें बताया कि जी हमने 100 तो जो विफाकी इदारे थे वो ख़त्म कर दिए हैं, वहाँ भी वो नाराज़ नजर आए। अभी पिछला जो इजलास हुआ हाउसिंग का, सारा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और सब कुछ, उस पर भी वो नाराज़ नजर आए कि अभी तक 2.5 साल हो गए हैं, कहाँ गए हैं आप, काम कितना कर रहे हैं, घर कहाँ गए हैं? कौन से 100 अदारे हैं, 100 अदारे बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ वो जम कर दिए गए, 4-4 5-5 कोई खबर नहीं है। कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे मशीर हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेशल असिस्टेंट हैं जो कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, और इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। वो रिफॉर्म्स आनी थी, वो पुलिस रिफॉर्म्स आनी थी, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आनी थी, वो सारी रिफॉर्म, मुझे तो कोई रिफॉर्म नज़र नहीं आई, बल्कि जो सिविल स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, वही उल्टा तबाह होकर रह गया। क्या प्रेशर फील कर रहे हैं इमरान खान के? 2.5 साल बाकी रहे, आधी मुद्दत पूरी हो चुकी है, आधी। तो जो उनके प्लान्स थे कि जहां तक वो चले पहुंच सकेंगे 2.5 साल में, क्या उससे बहुत पीछे रह गए? इमरान खान साहब का इशू ये है कि वो ऐसे लोगों में बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लेके नहीं आने। ये वो लोग हैं जिनके बेताशा माली मफादात हैं, ये कार्टेल का हिस्सा हैं, या वो लोग हैं जो पैराशूटर हैं, पैराट्रूपर हैं, जो सिर्फ यहाँ पर इमरान खान साहब को खुश करने आए हैं। और वो किसी भी हद तक सिस्टम में तो यही होता है, वो भी कहते हैं जी बड़ा कामयाब होता है वहाँ, तो प्रेसिडेंट जो बन जाता है वो अपनी खुद से काबीना सेलेक्ट करता है, उसमें तो वो लोगों को बिठा के नहीं करता, वो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, वो टेक्निकल लोग होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं। यहाँ पे तो वो मामला, यहाँ पर टेक्निकल लोग नहीं है। यहाँ पर कोई बंदा पेट्रोल वालों को खुश करने के लिए उनको उसका उनकी अपनी आईपीपीज वाला बंदा बीच में लगा दिया है, कोई आटा माफिया का हिस्सा है, कोई आईपीपीज का हिस्सा है, कोई तवानाई माफिया का हिस्सा है। वो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने अपने कार्टेल को डिफेंड कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठ के पैसा कमा रहे हैं, माल बना रहे हैं। या फिर वो लोग हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो बाहर बैठे हुए थे, पीटीआई के सपोर्टर थे, इमरान खान साहब ने उनको यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर आकर वो जनाब उनका सिर्फ जिंदगी का एक मकसद है कि हम सीट पर रहें, सर, और इमरान साहब के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, उनकी चापलूसी में किसी भी हद तक चले जाएं। इमरान खान ने सिर्फ नहीं किया, यकीनन माजी में भी आप देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको नून लीग की हुकूमत में बेशुमार मिल जाएंगे, किरमानी साहब मिल जाएंगे, परवेज रशीद मिल जाएंगे, इन जैसे आपको बहुत से मुशाहिदुल्लाह मिल जाएंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे। देखिए परवेज रशीद या मुशाहिदुल्लाह, वो सरदारी दौर में आपको बहुत उनकी कैटेगरी डिफरेंट है, वो पॉलिटिशियन है उसामा साहब। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिशियन नहीं है, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ वो किसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, या वो लोग हैं एक्सपर्ट्स को लाने के लिए। तो असद खरल साहब, आपको क्या लगता है 2.5 साल में वो काम नहीं हो सके? ये एक प्रेशर फील कर रहे हैं इमरान खान साहब के, भाई काम उस तरह से नहीं हो रहा। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि अब हम ये तो एक्सक्यूज बना नहीं सकते कि अभी हम सीख रहे हैं। मामला ये अब ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले, और जो बाकी अब 2.5 साल 2 साल से भी मैं काम इसलिए गिनता हूँ कि आखिरी साल तो तकरीबन वो इलेक्शन का साल होता है। 2023 में तो वैसे भी जनवरी फरवरी या मार्च में किसी माह में, मई में इलेक्शन हो सकते हैं। तो मामला ये है कि बेसिकली 1.5-2 साल रह गए। अब 1.5-2 साल के अंदर जो इमरान खान साहब ने अवाम को बुलंदोबांद दावे किए, बड़े ख्वाब दिखाए गए, पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से काम करेंगे, केपीके के अंदर तो बात उनकी हुकूमत है। शहबाज गिल साहब जैसे लोगों का काम आसान नहीं है कि बैठना है अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और आपने बस तनकीद करनी है, ये सब करना है। उन्होंने तो PhD भी उन्होंने की हुई है, तो ये काम निस्बतन आसान है। जब आप वजारत में होते हैं तो वो परफॉर्म करना, वहाँ गवर्नेंस को बेहतर करना, तो सिर्फ उन्होंने हुकूमत को डिफेंड करना है। 3 वुज़रा जो है उनकी छुट्टी होने वाली, एक ने इस्तीफा दे दिया, वो तो अपनी मर्जी से दिया। अच्छा, ये भी लोग एंड पर आप ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, एंड पर 3 जो मामले वुज़रा जो होगा मिला के कैबिनेट से 3 लोग जो है वो जा रहे हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।